अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, और जितना हमसे हो सकेगा इस लेक्चर में आज हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक। और यूजुअली हमें पता है कि जो जेकेएसएसबी है वो ज़्यादातर फैक्ट्स ही पूछती है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें स्किप हो गए हैं, चाहे जो भी हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उन टॉपिक्स को या उनमें से जो भी फैक्ट्स है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। और हो सकता है ये जो लेक्चर्स है जो मैं एमसीक्यू सीरीज़ ला रहा हूँ लेक्चर्स की, इसमें अगर हम किसी लेक्चर में 20 या 15 ही एमसीक्यूज अगर हम सॉल्व कर पाएंगे, बट हम डिस्कस भी साथ साथ करेंगे ताकि हमें जो बाकी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन एमसीक्यूज के साथ उनको भी जान सके। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है दोस्तों वो भी हम अच्छे से याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहले एमसीक्यूज करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसके रिलेटेड मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको, उनके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये पहले ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स इंसर्ट किया है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये B.R. अम्बेडकर साहब है। ठीक। ये जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। और यहाँ पे ही वॉज अ पर्सन हु कंपेन्ड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। ठीक। एंड सर्व्ड एज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी B.R. अम्बेडकर था। ठीक। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसी तरीके से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, दैट इज़ 1946 को, December 9। ठीक। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं, जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो उस टाइम आप एटलीस्ट एक रैंडम रिवीजन इस ग्राफिक्स को देना, ताकि यहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन पुट अप होगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मैंने पढ़ाया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने कुछ चीज़ें कही थी, उनको हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये वो असेंबली थी इंडिया की जिसमें वो मेंबर्स थे जो चुन के आए थे, जिन लोगों ने इंडिया की फ्री कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। क्लियर। और ये जो स्कीम थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, इसकी जो स्कीम थी कि ये कैसे बनेगी, इसमें मेंबर्स कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, दैट वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक। और उस कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे उनको याद करो, कौन कौन मेंबर्स थे उनको याद करो, और कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो इसका। ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं उनको एक तो ये ड्राई लगेगा, ना ही उनको उस तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लेक्चर इस पे लिया है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस एमसीक्यू सेट पे आ जाइए। ठीक। तो मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन, या हम कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा चेयरमैन या प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑन द स्कीम गिवन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से आया था। और उसमें कितने मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे, वो मैंने क्लियरली विथ अच्छे से आपको पढ़ाया है। कहाँ पे? जब मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कौन कौन मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए है B.R. अम्बेडकर था चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जवाहरलाल नेहरू था, राजेंद्र प्रसाद था, कि सरदार पटेल था। देखिए, B.R. अम्बेडकर तो ये नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम एलिमिनेशन देखेंगे, B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो एक डिफरेंट कमेटीज़ होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनको डिफरेंट काम दिया गया था। और उसमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करना। ठीक। तो उसका चेयरमैन था B.R. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं था, तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आएगा सी।
देखिए क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने अपनी मीटिंग 1946 में पहली मीटिंग की, और मुस्लिम मुस्लिम लीग जो थी उसने उसको बाइकआउट किया उस मीटिंग को, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या हम कहेंगे सेपरेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। और ये जो मीटिंग है, जो पहली मीटिंग थी, इट वाज ओनली अटेंडेड बाय द 211 मेंबर्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है, हमने देखा कि चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था राजेंद्र प्रसाद। बट आप यहाँ पे ये भी याद रखो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो था वो था टेम्परेरी प्रेसिडेंट या टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। तो वो भी आगे आएगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो, द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उसका चेयरमैन था या प्रेसिडेंट था, दैट वाज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो ये आपको, ये मैं करेक्ट करूँगा, ये इशू नहीं है। और आंसर्स भी जो इसको, जब ये ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म होंगे तो एंड में आंसर्स भी है, और जहाँ पे मुझे लगा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है किसी क्वेश्चन में, या किसी क्वेश्चन में से कुछ और फैक्ट्स निकले हैं, वो भी मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन किए हैं, आप टेंशन मत ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने दोस्तों क्या देखा कि रिसेंटली हमने रिपब्लिक डे मनाया, और इसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर लाया था कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बेसिस क्या है, पॉलिटिकल बेसिस क्या है, वो सारा कुछ जो भी था, तो वो मैंने आपको क्लियरली उस लेक्चर में एनालाइज करके बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसने अडॉप्ट कब किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। देखिए हमने रिपब्लिक डे मनाया, कब मनाया, 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इन्फोर्स किया गया। क्लियर। तो ये तो आंसर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में अडॉप्ट की बात की गई है कि हमने कब अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 जनवरी 1950 इज़ नॉट आंसर, बिकॉज ऑन दिस डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हुआ। क्लियर। उसके बाद है 26 नवंबर 1949। देखिए जब मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने आपको प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने आपको क्लियरली कहा था वहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और ये जो 26 ऑप्शन नंबर बी है, इसी डेट पे हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया। यानी आंसर क्या बना अब इसका, आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 we adopted the constitution of India, and 26 जनवरी 1950 we enforced the constitution of India। और इसी 26 जनवरी को हम इसलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि हमने इन्फोर्स किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन 26 जनवरी। बट क्वेश्चन में अडॉप्शन की बात है तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक। और ये जो दोस्तों 26 नवंबर है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिंसिपल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट चलिए क्योंकि प्रीएम्बल की बात है तो इसका आंसर है कि किसने कहा है प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो इसका आंसर है के एम मुंशी, जिसको हम कहते हैं कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी। ठीक। तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है, तो रख लो याद, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं प्रीएम्बल से। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उस वक्त मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताया था। जब मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है
ये किसने हैंड रिटन किया ये मैंने आपको वहाँ नहीं बताया था। लेकिन मैं क्यों MCQ सीरीज़ मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपके पास लाऊं, हर 2-3 लेक्चर्स के बाद या 4 लेक्चर्स के बाद मैं आपके पास ऐसी सीरीज़ लाया करूँगा, क्योंकि कुछ फैक्ट स्किप हो जाते हैं जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं। क्योंकि यूजुअली दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कहूँगा, ये जो पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। क्योंकि अगर हम फॉर इंस्टेंस हम अगर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फिर इनके एक्सेप्शंस, केसेस, फैक्ट्स, तो ये एक ही लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा डीप में पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है फिर 2-3 महीने भी इस इंडियन पॉलिटी को कम है। अब हम उतना ही पढ़ेंगे जो रिक्वायर्ड है और जो एग्ज़ाम में आते हैं और अभी तक आए हैं, वही फैक्ट्स वही टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ नहीं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, हम उनको अच्छे से पढ़ पाए। और MCQ सीरीज़ से क्या होगा कि जो फैक्ट्स हमें स्किप हुए हैं किसी टॉपिक में, उनको हम कवर अप करेंगे। क्लियर? इसलिए आप टेंशन मत ले लो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर कुछ स्किप भी होता है, क्योंकि यूजुअली मैं तो MCQ सीरीज़ लाऊंगा उसके लिए, ठीक है ना। तो उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और विथ डिस्कशन हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसने हैंड रिटन किया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और ये किसके बेस पे बनी गई, दैट्स कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके कितने मेंबर्स थे वो मैंने आपको बताया, 3 मेंबर्स थे। वो आप कहो कि वो मेंबर्स कौन कौन थे। अब यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो था ये कौन था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। देखिए प्रेसिडेंट हमने देखा या चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था, सचिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पे एडवाइजर कौन था, एडवाइजर था दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी BN राव। क्लियर? राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट था, ये तो एलिमिनेट हुआ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी है। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने जब आपको पहले वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ग्राफिक्स दिखाया था। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, December 9, 1946 को, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको मंथ नहीं बताना है, डेट बताना है। तो 1946, तो अभी तो हमने देखा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डे was the handwritten constitution signed by 284 members of the constituent assembly। किस डेट पे जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और किसने लिखा वो मैंने अभी आपको बताया। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ठीक। और ये जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था इसको कब साइन किया गया, डेट बताना है आपको। क्योंकि दोस्तों ये SSB है, SSB डेट भी पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या 26 नवंबर 1949 को हमने किया, 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। किस डेट पे जो हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ, हैंड रिटन हुआ, उसके बाद इसको 284 मेंबर्स ने साइन किया और किस डेट पे साइन किया। तो आंसर है इसका 24 सॉरी, आंसर है इसका जो साइन हुआ हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब ये तैयार हुआ तो इसका साइन हुआ 24 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इन्फोर्स किया, जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक डे। क्लियर? तो आंसर होगा इसका बी। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब भी आपको नोट्स मिलेंगे मेहरबानी करके ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना ये ज़रूरी पढ़ना। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई, माउंट बैटन प्लान वो वगैरह, सचिदानंद सिन्हा जो अभी मैंने कहा ये टेम्परेरी चेयरमैन था, BN राव वाज लीगल एडवाइज़र। तो ये सारा जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो एक रिवाइज फुल्ली इसको मारना, क्योंकि कॉन्स्ट मेकिंग ऑफ इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, अगर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, इतना तो आप लिख के ले लो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर हुज गाइडेंस वाज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड क्राफ्टेड।
अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकलता है कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका था उसको हैंड क्राफ्ट मतलब हैंड रिटन जो लिखा गया वो किसकी गाइडेंस में लिखा गया? वो लिखा गया नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस है इसका आंसर। इसी की गाइडेंस में हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हैंड क्राफ्ट किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डिफरेंट कमिटीज़ हमने पढ़ी किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनका काम था डिफरेंट काम उनको दिए गए थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका चेयरमैन B.R. अम्बेडकर था, 7 मेंबर्स कमेटी थी वो। इसी तरीके से और एक कमेटी थी दैट वाज यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसका चेयरमैन कौन था? तो इसका चेयरमैन कौन था? देखिए, मैंने जब आपको कमिटीज़ पढ़ाई थी मैंने वहाँ पे एक वर्ड लिखा था यूनियन कमिटीज़ वगैरह वगैरह। तो मैक्सिमम जो यूनियन रिलेटेड कमिटीज़ थी मैक्सिमम, तो उनका चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर दिया है। अब अगर मैं ज़्यादा डीप में यहाँ जाऊँगा ना तो हम हार्डली 5 या 6 ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। अब जो बाकी डिटेल्स है, रेस्ट डिटेल्स है, वो मैंने ऑलरेडी इन स्लाइड्स के एंड में मेंशन की गई है विथ आंसर्स। ठीक। तो आप उनको एक बार पढ़ लेना जब आपको ये नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार मैंने ये कमेटी का नाम लिया है, ये भी कहा है ये 7 मेंबर्स कमेटी थी। तो कौन था? दैट वाज B.R. अम्बेडकर। ठीक। देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ की पॉइंट्स है। अच्छे से कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एट लीस्ट ये जो MCQs है ना दोस्तों, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सारी डिटेल्स मैंने चुन चुन के निकाली है, मेहनत करके निकाली है, प्रीसाइज करके निकाली है, ताकि एट लीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मेरी कहानियाँ बताने से, मेरा लेक्चर बताने से, या जो भी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ या कुछ और कह रहा हूँ, MCQs बता रहा हूँ, तो इनका सिर्फ तब फ़ायदा है जब आपकी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स दैट इज़ योर सिलेक्शन। आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, क्रैक होना चाहिए, तो तब जाके फिर जो आप ये टाइम अभी दे रहे हो तो ये फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे इसलिए जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी है ना इन MCQs के रिलेटेड, इनको डेफिनेटली एक रिवाइज मारना। ठीक। यहाँ तक तो चलिए दोस्तों, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई। इंडिया का लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है PIL। हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक कंसेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। जो ये हमने USA से लिया है, फंडामेंटल राइट्स USA से। बाकी इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ जहाँ से हो सके जो भी फैक्ट्स मिलेंगे अपने सिलेबस के रिलेटेड उनको कलेक्ट करो, याद करो, और फिर एग्ज़ाम में अगर उस रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर डायरेक्टली वो फैक्ट नहीं आएगा, एटलीस्ट एलिमिनेशन टेक्निक से आप चीज़ों को, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ये की पॉइंट ज़रूरी पढ़ना। देखिए यूनियन, ये मैंने कमिटीज़ फिर यहाँ पे मेंशन किया। अदरवाइज़ मैंने ये लेक्चर में भी आपको कमिटीज़ बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से इनको मेंशन किया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, स्टेट पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ये डिफरेंट कमेटीज़ थी किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, और उसमें क्यों कमेटीज़ थी? उसमें इसलिए कमेटीज़ थी जिनको डिफरेंट काम अजाइन किए गए थे रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनमें से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की है। ठीक। गेट द नोटिस, रिवाइज दीज नोटिस एंड रिमेंबर दीज फैक्ट्स। बस यही 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ आप करो, फिर जो भी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, ये जो मैंने MCQ सीरीज़ इसके लिए लाई है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब कुछ आएगा तो वो तो फिर बदकिस्मती है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी का भी अपना एक रोल होता है। ये आंसर्स है इसके कुछ, इन आंसर्स को मैंने एंड पे रखा है। अब है पार्लियामेंट रिलेटेड MCQs। ठीक। क्योंकि एक लेक्चर तो आपने पार्लियामेंट का ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नहीं? अब और 1-2 लेक्चर पार्लियामेंट का आएंगे, फिर वो पार्लियामेंट का जो पूरा वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो उसमें से बचा होगा, जो हमें स्किप हुआ होगा पार्लियामेंट के लेक्चर में से, वो हम इन MCQs में
कवर अप करेंगे और उन फैक्टर्स को डिस्कस भी करेंगे और फिर वो याद भी रहेंगे। ठीक, अब पार्लियामेंट रिलेटेड और बाकी टॉपिक्स के रिलेटेड जो MCQs हैं उनको हम आज करेंगे। हाँ, ये देख लो दोस्तों, ये जो है ना न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक, ये क्योंकि अब हमारे इंडिया के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इंडिया के पार्लियामेंट को कहते हैं संसद। ठीक, तो पार्लियामेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, जो मैंने पार्लियामेंट का आपको पढ़ाया। उसमें मैंने कहा है कि पार्लियामेंट एक यूनियन लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉज बनते हैं, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए डिफरेंट लॉज, स्कीम्स, प्रोविजंस बनाते हैं जिससे हमारी कंट्री जो है वो गवर्न होती है। अब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना। ये एस्टिमेट कॉस्ट, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, तो इतना आप याद रखना। और मैंने सोचा ये जो ग्राफिक्स है ये मैं इसलिए आपके लिए लाऊं, नेट से ढूंढ के लाया और आप यहाँ पे इंसर्ट किया ताकि मैं आपको दिखाऊं, देखो ये हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये कैसे बनने वाली है। क्लियर, हमारे MPs के लिए, ताकि वो आराम करें वहाँ पे। और हमारे लिए लॉज बना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने मेंबर्स जो राज्यसभा में होते हैं उनको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंडर देना चाहता हूं। देखिए, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में 3 चीज़ें, मैंने कहा आपको जब मैंने पहला लेक्चर लिया पार्लियामेंट का, मैंने डेफिनेशन वहीं पे बताई थी कि ये एक यूनियन लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे लॉज बनते हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए। क्लियर, और मैंने ये भी कहा था आपकी प्रोसेस क्या होती है इलेक्शन की, इसमें मेंबर्स कैसे आते हैं, उसको मैं रिपीट फिर से नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये फिर लेक्चर बहुत ही लेंथी जाएगा और जो एसेंस है इस लेक्चर की कि हमें MCQs करने हैं वो फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो आपको मैं बैक टू बैक आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, ताकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको सबकॉन्शियस माइंड में रहे रिपीटिशन की वजह से, ताकि अगर उनमें से कल क्वेश्चन पुट अप होता है आप उनको ईजिली कर पाओ, ताकि उस टाइम एटलीस्ट ये याद आए कि सर ने एक बार ये कहा था, तो अगर वो हो सही फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बड़ी बात है मेरे लिए वो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल जिसको हम कहते हैं लोकसभा। क्लियर यहाँ तक? अब इस राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 यानी 250, जिनमें से 288 जो आते हैं वो आते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आते हैं 12। ये मैंने सारी चीज़ें पहले लेक्चर में आपको कही है। और अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दैट इज़ 245, मतलब मैक्सिमम है 250, अभी है 245, जिनमें से जो अभी है 229, सॉरी मैंने कहा मैक्सिमम है 250, 238 आते हैं स्टेट से और यूटी से 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, मतलब मैक्सिमम। लेकिन मैंने कहा कि 250 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, एंड आउट ऑफ दीज 250 मेंबर्स 238 are coming from the states and union territories and 12 are nominated by the president of India. This is the maximum strength और मोस्टली मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर, आप सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही याद रखना जो मैंने 250 कहा। ठीक, जिसमें से 238 आते हैं कहाँ से, स्टेटस से और यूटी से, और 12 को जो है उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, लेकिन अभी की जो स्ट्रेंथ है ना, करंट स्ट्रेंथ, ये मैंने मैक्सिमम कहा, अभी है वही, अभी है 245, अभी की स्ट्रेंथ है 245, और इस 245 में से 229 आते हैं स्टेट से और 229 आते हैं स्टेट से और 4 आते हैं यूटी से और 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, और जिसको राज्यसभा नाम दिया गया 1954 में। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? तो आंसर क्या आएगा? तो मैंने अभी कहा 12। क्लियर? अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसकी। अब ये 12 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? देखिए आर्टिकल 80 क्या हमें बताता है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और इसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा का नाम दिया गया कब? 1954 में। और जिसमें नॉट मोर देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250, जो मैंने आपको अभी कहा। और 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम। और कहाँ से करता है? लिटरेचर में जिनकी एक्सपीरियंस हो, मतलब जिनकी एक्सपीरियंस हो विथ रेस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इन चारों को याद रखना, क्योंकि कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द फील्ड्स, सिलेक्ट द ऑड वन। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, इसलिए इन चारों को याद रखना। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट फ्रॉम द राज्यसभा, किन एरियाज में से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से। क्लियर? चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर डैश विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉलोइंग विच ही सीजेस टू बी ए चीफ मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे वो भी आएंगी जो हमने अभी नहीं पढ़ा है। हमने स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पढ़ा है और इसका लेक्चर हमने अभी नहीं लिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, मैंने सोचा ये डिस्कस मैं आपके साथ कर लूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बताता है कि अगर कोई मेंबर जो है वो एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ठीक, बट वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक। मतलब हमने क्या देखा है? हमने देखा कि अगर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो हम देखते हैं यूनियन में हमारे पास होता है पार्लियामेंट, और स्टेट में हमारे पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे पीएम होता है, यहाँ पे सीएम होता है। अब कोई जो चीफ मिनिस्टर बना, अब ये मेंबर नहीं है इस स्टेट लेजिस्लेचर का। क्लियर? तो अगर ये सीएम बना तो कितने टाइम तक इसको फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा? अगर ये नहीं बनेगा उस टाइम तक, तो ये जो चीफ मिनिस्टर की इसकी जो जिसके लिए ये चुना गया, तो वो सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। अब मैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे ये हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये आपको ड्राई लगा ना ये क्वेश्चन नंबर 2, तो टेंशन नहीं है, आप फिर गलत नहीं हो, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ये ड्राई लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, लेकिन इसका आंसर है 6 मंथ। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप रहने दो, क्योंकि ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। अभी आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, मैंने कहा कि पार्लियामेंट में 3 आते हैं। एक तो लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। ये जो प्रेसिडेंट है, इसके लिए जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होता है, क्यों होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्ट होता है, ठीक, वो हम वहीं पे पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि प्रेसिडेंट जो है, ये क्वेश्चन हमें वहीं से बताता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। देखिए, हम जब फॉर इंस्टेंस एमपीज़ को चुनते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनके लिए हम डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पे? पोलिंग स्टेशंस पे, और वहाँ पे वोट डालते हैं, उनको हम डायरेक्टली चुनते हैं। फिर वो पार्लियामेंट में जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। क्लियर? तो प्रेसिडेंट जो होता है, इसको डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और कौन इसको इलेक्ट करता है, मतलब कौन चुनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? इसको इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज कोई एजुकेशन कॉलेज नहीं है, ये कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, बल्कि ये वो कॉलेज है, इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इसमें कौन मेंबर्स होते हैं? इसमें याद रखना दोस्तों, आप एक पॉइंट याद रखना,
एक मिनट। इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब प्रेसिडेंट को जो चुनते हैं, जो इसके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और यही इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। और वो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट में होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स होता है जिनको हमने इलेक्ट किया है, हमने वोट डाला है एमपीज को। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। क्लियर? ये हम जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम फिर से इसको, इस इलेक्टोरल कॉलेज को, ये इलेक्टोरल कॉलेज तो वहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव आया, एटलीस्ट एक आउटलाइन ही क्रिएट अगर हो जाए आपको, आपके जहन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड, एटलीस्ट अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव से कुछ भी समझ नहीं आया, एटलीस्ट इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है, उसको हम वोट नहीं डालते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो चुनते हैं दैट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज। इतना तो समझ आया होगा। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स होते हैं, क्यों होते हैं, वो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से रिवाइज होगा। ठीक है ना? चलिए, अब ये है एक्सप्लेनेशन इसकी, छोड़ दो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा इज करेक्ट? अब यहाँ पे आपको देखना है कि राज्यसभा के रिलेटेड इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला है राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। दूसरा, राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड एवरी सेकंड ईयर। फोर्थ इज राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब इसका आंसर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी डिसॉल्व होता नहीं है। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। देखिए, राज्यसभा जो है ना, ये सब्जेक्ट टू नॉट डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन नहीं होता है। बट क्या होता है कि इसके जो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी अदर ईयर। ठीक है ना? इतना आप याद रखना, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर? और इसके जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स इसके जो होते हैं, दे आर रिटायरिंग एवरी अदर ईयर। क्वेश्चन नंबर 5। अब है ये बात मनी बिल के रिलेटेड। देखिए, पार्लियामेंट में डिफरेंट बिल्स आती रहती है, मनी बिल्स आती है, नॉन ये फाइनेंशियल बिल्स आती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आती है। ठीक। अब मनी बिल एक इम्पॉर्टेंट है शायद। अगर ये यहाँ पे मनी बिल के रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, मनी बिल का मतलब होता है कि फॉर इंस्टेंस, मनी बिल मतलब ये टैक्सेशन रिमिशंस के रिलेटेड होती है। ये एक बिल होती है जो फाइनेंशियल मैटर्स में, जो फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड ज़्यादा होती है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखो कि देयर आर सर्टेन बिल्स इन द पार्लियामेंट, जिनको पार्लियामेंट में लाया जाता है ताकि वो एक्ट्स बने, लॉज बने। और उनमें से एक होती है मनी बिल, जो रिलेटेड होती है फाइनेंस के रिलेटेड होती है, टैक्सेशन के रिलेटेड होती है, एट्सट्रा एट्सट्रा, रिमिशन के रिलेटेड जो भी है। अब इस मनी बिल के रिलेटेड करेक्ट क्या है? देखिए, ए प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110 ये आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल है। और एक तो इसका आर्टिकल याद रखना कि मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110। और मनी बिल जो है इसको हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक। और मनी बिल जो है, चाहे इसके रिलेटेड जो भी मैटर्स हो, जो भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, वो सिर्फ डिसाइड जो करता है दैट इज़ बाय द स्पीकर ऑफ, जो होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, हेड होता है लोकसभा का कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका काम होता है कि डेकोरम मेंटेन करना लोकसभा में। ठीक। और स्पीकर जो है, इसका डिसीजन होता है फाइनल रिगार्डिंग द मनी बिल। ठीक। और इसका जो डिसीजन होता है दैट इज फाइनल। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे ये पढ़ते हैं हम। देखिए, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन नहीं है। एक है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा फॉर द रिकंसिडरेशन। हमने देखा कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है तो प्रेसिडेंट के पास जब वो जाती है, फिर प्रेसिडेंट उसको
ये कर सकता है कि ये वो पार्लियामेंट को ये वापस भेज सकता है कि आप इस पे रिकन्सिडरेशन चीज़ें करो, इसमें ये ऐड करो या कुछ कार्टराइज करो, एडिशन करो, मॉडिफाई करो। बट मनी बिल के मामले में प्रेसिडेंट इसको मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक। अब ये प्रेसिडेंट का पावर, ये बिल को रिटर्न करना फिर वापस आना, ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जो विटो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो हम वहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे मनी बिल हमें समझने, मनी बिल जो होती है फाइनेंस रिलेटेड होती है, टैक्स रिलेटेड होती है, रिमिशन रिलेटेड होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर का डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है। और प्रेसिडेंट ये बिल वापस नहीं भेज सकता जब ये प्रेसिडेंट को प्रेजेंट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ साइन एंड असेंट। क्लियर? तो प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं कर सकता, तो ये सही है। ये राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 14 डेज। देखिए, अगर लोकसभा में जब मनी बिल लाई गई, क्योंकि लोकसभा में ही मनी बिल लाई जाती है और स्पीकर इसको डिसाइड करता है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। प्रेसिडेंट इस बिल को वापस नहीं भेज सकता फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक। और राज्यसभा में क्या होता है, जब ये बिल राज्यसभा को भेजी जाती है लोकसभा से कि आप भी देख लो, इस पे आप कुछ चीज़ें चेंज मत करनी है या बाकी चीज़ें। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब भी बिल पार्लियामेंट में उठती है, अगर लोकसभा में उठी फिर वो राज्यसभा को भेजनी पड़ती है पास करने के लिए। अगर राज्यसभा में कोई बिल उठी फिर वो लोकसभा को भेजी जाती है फॉर पासिंग द बिल। बट मनी बिल के केस में क्या होता है, ये सिर्फ लोकसभा में ऑरिजिनेट होती है और प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकता इस बिल को, जब ये उसको प्रेजेंट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ असेंट। और जब ये बिल राज्यसभा को भेजी जाती है प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले, राज्यसभा को इस बिल को विद इन 14 डेज वापस भेजना ही भेजना है। ये भी सही है। उसके बाद है मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा ये कहता है कि मनी बिल को हम चाहे ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी या लोकसभा में या राज्यसभा में टेबल कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि मनी बिल को हम सिर्फ कहाँ पे ओरिजिनेट कर सकते हैं, ला सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, दैट इज़ इन द लोकसभा। तो ईदर हाउस यहाँ पे गलत है, राज्यसभा में नहीं ला सकते। तो इसका आंसर है सी गलत है यहाँ पे। और द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल अथॉरिटी ऑफ दिस डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी और नॉट। और स्पीकर होता है, वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है मनी बिल के रिलेटेड, कि ये जो मनी बिल के रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो स्पीकर डिसाइड करता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। अब हमने क्या समझा? हमने देखा कि अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल डील करता है। ठीक। और ये मनी बिल कहाँ पे ऑरिजिनेट हो सकती है? लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। और फिर जब ये राज्यसभा को भेजी जाएगी, कहाँ से? लोकसभा से भेजी जाएगी। किसके लिए? रिकंसिडर, ये ना चीज़ें देखने के लिए कि आप देख लो, आप भी इसको पास कर लो। मतलब राज्यसभा को भेजी जाती है, आप इसको पास करो। और राज्यसभा को इसको विद इन 14 डेज वापस भेजना ही भेजना है। अगर नहीं भेजेगा तो फिर ये बिल कंसिडर की जाती है कि राज्यसभा ने इसको पास किया। ठीक। 14 डेज। फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को वापस नहीं भेज सकता। किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। क्लियर? तो इतना आप इस बिल में से याद रखो। तो उसके बाद हम दोस्तों बाकी क्वेश्चंस करेंगे, पार्लियामेंट पे और भी करेंगे। फ़िलहाल हमने आज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन किए और पार्लियामेंट के कुछ क्वेश्चंस किए। फिर से हम पार्लियामेंट के और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कुछ आर्टिकल्स करेंगे। तो फिर ये जो एमसीक्यूज़ की ये वाली सीरीज़ है ये ख़त्म हुई। उसके बाद हम नया टॉपिक जब आएगा फिर उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये फिर लेक्चर्स ऐसे ही चलेंगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। टेक केयर।